हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हैंड्स ऑन लीनियर रिग्रेशन यूजिंग अ स्टैट्स मॉडल। अब यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाले हैं कि हमें डाटा कैसे हैंडल करना है, स्टैट्स मॉडल के जो डिफरेंट हमारे अजम्पशंस होते हैं वो अजम्पशन कैसे हैंडल करने हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं कि हमने ये एक वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा स्प्लिटिंग, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवेल्युएशन, पैरामीटर ट्यूनिंग एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट। सो अगेन हम ये चीज एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ देखेंगे। सो हम हमारे एग्जांपल पे आते हैं। द गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू एनालाइज द डाटा सेट consisting of information from 400 credit card holders and to comprehend which factors influence a credit card balance of a card holder and predict the average balance of a given individual. सो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो टोटल डाटा अवेलेबल है 400 क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का डाटा हमें दिया हुआ है। हमें देखना है कि विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्रेडिट कार्ड बैलेंस, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिससे हम बैलेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बैलेंस के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। सो ऐसे फैक्टर हमें आइडेंटिफाई करने हैं एंड उनका क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। और हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि इंडिविजुअल बैलेंस हर एक आदमी का क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें मॉडल क्रिएट करना है। तो इस एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमारी स्टेप क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। सो प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम डेफिनेशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन में आपको क्या करना है कि जो आपको एक एग्जांपल दिया गया है उसको पॉइंट वाइज मैनर में डिवाइड करना है। सो फर्स्ट हमारे क्या रहेगा, क्रिएट अ रिग्रेशन मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग द एवरेज बैलेंस। हमें रिग्रेशन मॉडल चाहिए जिसका एवरेज बैलेंस हमें पता करना है। अगेन वहां पे विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्रेडिट बैलेंस, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्रेडिट बैलेंस के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड देन इवेल्युएट अ मॉडल परफॉर्मेंस यूजिंग अ एप्रोप्रिएट मेट्रिक्स टू एंश्योर द एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो जो हमने मॉडल बनाया है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए हम एक प्रेडिक्शन बनाएंगे। सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हमें क्या देखना है, डाटा कलेक्शन। अब अगेन यहाँ पे हम एक कोलैब नोटबुक ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप सेम प्रॉब्लम डेफिनेशन, मैंने सेम कंसेप्ट यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका क्या है, डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग डाटा है, यहाँ पे आपके डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हैं, सर्वे, इंटरव्यू, ये डिफरेंट वेज है जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हम क्या देखेंगे कि यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग डाटा सेट। तो एग्जिस्टिंग डाटा सेट हम ISLP से डाटा जो है वो इंपोर्ट करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो डाटा इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक CSV फाइल की लिंक भी दे दूंगा जहां से आप वो इंपोर्ट कर सकते हो। सो बोथ द वे यू कैन डू इट। सो अगर यहाँ पे आपको ISLP आपके यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये हैश हटाना है। ये हैश हटा के आप इसको रन कर सकते हो, रन एनीवे। तो अगर आपकी ये लाइब्रेरी आपके इसमें इंस्टॉल नहीं होगी तो वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद फ्रॉम ISLP इंपोर्ट लोड डाटा, DAP इज इक्वल टू लोड डाटा क्रेडिट। सो यहाँ पे हम क्रेडिट का डाटा सेट लेने वाले हैं, सो दैट इज वाई इट इज रिटन एज अ क्रेडिट। देन इसको भी हम रन करेंगे। सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, कुछ डाटा उसने डाउनलोड किया है। सो नाउ इट इज बीन सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अब हम उससे LSP से लोड डाटा सेट लेंगे और उसको DAP हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जहां पे उसको हम स्टोर करने वाले हैं। तो वो भी हम रन करेंगे। सो डाटा सेट हमारा जो है वो DAP में इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग हमारी होती है थर्ड स्टेप, दैट इज अ डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग में आपके डिफरेंट 9 स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हम एक एक स्टेप इन डेप्थ देखते जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरी। सो इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरी, अगर आपका गुड हैंड्स ऑन इसके ऊपर आ चुका होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो इंपोर्ट numpy as np
सो एनपी क्या हो गया, इसका एलियास हो गया। मीन्स जब हम numpy को फिर से यूज करेंगे तब हमें np डॉट लिखना सिर्फ जरूरी है, पूरा numpy वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी पांडास कमांड, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। सो आपकी पांडास किस लिए यूज होती है कि जब भी आपको डाटा सेट हैंडल करना है एक्सेल का, वो आपको पांडास नेसेसरी होता है। मैटप्लॉटलिब किसके लिए होता है, सिंपल ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए। सीबॉर्न किसके लिए होता है, एडवांस ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ये चारों लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, हम इसको रन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, लोड डाटा सेट, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, तो ये हम स्टेप यहाँ से स्किप कर लेंगे, इसकी कोई जरूरत है नहीं। देन क्या है, एक्सप्लोर द डाटा सेट। तो जो डाटा सेट हमने इंपोर्ट किया है उसको एक्सप्लोर करना है, मीन्स उसमें क्या क्या कॉलम्स अवेलेबल है एक्सेट्रा हमें यहाँ पे चेकआउट करने हैं। सो वी कैन राइट df डॉट हेड एंड रन करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम है आईडी, इनकम, लिमिट, रेटिंग, कार्ड्स, एज, एजुकेशन, जेंडर, देन whether someone is a student or not, what is the marital status, then ethnicity, that is first one is a Caucasian, so it is basically used for the European countries, then Asian and etc. Then next is a balance. Now this particular balance we have to predict, means this is our target variable। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बैलेंस प्रेडिक्ट करने के लिए इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इनके हमें डिटेल्स चेक करने हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डन विद द df डॉट इन्फो, और हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है। सो टोटल 11 कॉलम्स हमारे पास है। नॉन नल वैल्यू हमारे पास कितने अवेलेबल है, सो सभी इसमें आपके पास 400 नॉन नल एंट्रीज अवेलेबल है। हर एक इसका डाटा का टाइप क्या है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, इंट है, फ्लोट है, जो वैसे जेंडर एंड स्टूडेंट, मैरिटल स्टेटस एंड इथेनिसिटी, ये हमें कैटेगरी में दिए हुए हैं। तो अब हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अब हमें यहाँ पे कोई नल वैल्यू है या नहीं है वो भी हमें चेक करना जरूरी होता है। सो उसके लिए अब नॉर्मली इसमें नल वैल्यू तो दिख नहीं रहे, फिर भी हम उसको चेक कर सकते हैं। df डॉट इज एन ए आपका चेक करता है कि यहाँ पे कोई नल वैल्यू है या नहीं, और हमें टोटल कितनी नल वैल्यू है उसके लिए हम उसका डॉट सम निकाल सकते हैं, जो हमें टोटल कितने नल वैल्यू हर एक कॉलम में अवेलेबल है वो देगा। नॉर्मली वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू है नहीं, सो ये सारे आंसर हमारे 0 आए। तो ये स्टेप परफॉर्म करनी ही चाहिए, नॉट नेसेसरी, आपको ये यहाँ से भी समझ में आ सकता है। देन अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, बट आपको जब इसमें पता चलेगा कि कुछ नल्स वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, तो कितने आपके नल वैल्यू है वो आप इस कमांड से काउंट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसका फोर्थ स्टेप में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको डिस्क्राइब करना है डेटा को। तो डिस्क्राइब आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो df डॉट डिस्क्राइब, df डॉट डिस्क्राइब एंड रन इट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, सबसे पहले वो क्या देता है हमारा काउंट, उसके बाद व्हाट इज अवर मीन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन से हमारा डाटा कितना डेविएटेड है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड ये हमारा क्या होता है परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल। ये क्या होता है ये मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। अब आपको इस डिस्क्राइब से बेसिकली क्या पता चलता है कि अगर हम सबसे पहले तो आईडी है, आईडी इज नॉट ए इंपॉर्टेंट कॉलम बिकॉज उससे कोई रिलेशन नहीं मुझे पता चलता है कि बैलेंस कितना होना चाहिए। सो वो कॉलम हमें ड्रॉप करना है, तो वो हम फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सा है, इनकम। अब इनकम में देखो मीन वैल्यू आई है 25 एंड 50 परसेंटाइल इज 33। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मीडियन और मीन दोनों वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10 का डिफरेंस दोनों जगह पे अवेलेबल है, विच इज अ लार्ज डिफरेंस। सो इसका क्या मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर इनकम में बहुत ज्यादा आउटलायर प्रेजेंट है।
अगर हम लिमिट की बात करें, यहाँ पे 50th परसेंटाइल है 4600 एंड 4700, सो इट इज नॉट टू मच एज कंपेयर टू द वैल्यू। देन रेटिंग में 354, 344, अगेन नॉट टू मच ऑफ अ डिफरेंस। हियर इज 2.95, हियर इट इज 3, अगेन नॉट टू मच डिफरेंस। एज इज 55 एंड मीडियन इज 56। सो अकॉर्डिंगली आप df डिस्क्राइब से मेन चीज क्या पता कर सकते हो कि आपका डाटा कितना डेविएटेड है, आपके डाटा में कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये आप एक ओवरऑल व्यू में देख सकते हो। और एक चीज क्या होती है कि अगर आपको आउटलायर है या नहीं प्रेजेंट देखने हैं, तो आप क्या देख सकते हो, आप बॉक्स प्लॉट प्रिंट कर सकते हो। अब अगर बॉक्स प्लॉट के लिए आपको प्रॉपर कमांड पता नहीं है, ये कमांड तो आपको हर जगह पे लगने वाले हैं, तो ये आपके बाय डिफॉल्ट बाय हार्ट आपके हो जाएंगे, यू कैन इजीली राइट इट। बट अगर उसके लिए आपको पता नहीं है कमांड, सो यू कैन क्लिक ऑन जनरेट, जहां से जेमिनी आपको हेल्प करेगा कोड जनरेट करने के लिए। तो हमें क्या यहाँ पे लिखना है, क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट फॉर ऑल कॉलम्स। तो इसने यहाँ पे एक कोड दे दिया है। कोड हम चाहे तो रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे मैटप्लॉटलिब उसने इंपोर्ट कर लिया। नॉर्मली हमने ये दोनों चीजें ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर ली है, तो फिर से हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी कॉलम्स है वहां पे उसने एक फॉर लूप रन किया है और वो सारे के सारे बॉक्स प्लॉट जो है वो प्लॉट करने वाला है। तो हम इसको रन करेंगे, लास्ट में plt.show होने वाला है। तो यहाँ पे देखो 1 by 1 उसने सारे के सारे बॉक्स प्लॉट यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलम से उसके लिए क्या क्या चीजें आई है। सबसे पहले आईडी कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे आप इनकम में देख सकते हो कि जो पॉइंट्स आपको ये विस्कर्स के राइट साइड में दिख रहे हैं, दोज आर द आउटलायर। अब विस्कर्स क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके आउटलायर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लास्ट एक्सट्रीम जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आउटलायर है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, बट 400 के आसपास जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हमारे डाटा को डेविएट कर रहे हैं। अगेन बाकी के टर्म्स देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देखो लिमिट में ये जो आपके टर्म्स है अराउंड 4000, ये 2 पॉइंट ज्यादा आउटलायर दिख रहे हैं। ये स्लाइटली आउटलायर है बट इट इज आउटलायर। देन दिस इज फॉर रेटिंग। रेटिंग में आप भी आपके ये 2 जो है वो आउटलायर्स यहाँ पे है। अगेन बॉक्स प्लॉट में आपको 2 वैल्यू है, तो नॉर्मली यहाँ पे इसको आउटलायर कहना है या नहीं कहना है, अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू। ये एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है कि कौन सी चीजें आउटलायर कंसिडर करनी है। देन एज में आउटलायर नहीं है, आपके एजुकेशन में नहीं है, जेंडर एंड इसकी कोई जरूरत नहीं है प्लॉट करने की, बिकॉज इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल डाटा। सो उसमें बॉक्स प्लॉट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि देयर आर फ्यू आउटलायर प्रेजेंट इन इनकम। अब इनको आपको क्या करना है, सच में ट्रीट करना है या नहीं ट्रीट करना है, यह हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल पे, जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था कि हमें रिग्रेशन परफॉर्म करना है, मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट रिग्रेशन परफॉर्म करता हूं। आई विल जस्ट राइट इट, क्रिएट रिग्रेशन मॉडल फॉर द डाटा। तो ये इसने मुझे एक डायरेक्टली रिग्रेशन मॉडल दे दिया है। मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेल जो है उसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया एंड वी गॉट अ एरर। सो एरर को कैसे सॉल्व करना है, अगेन इट विल क्रिएट सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरर को मैं सॉल्व भी कर लेता हूं, तब भी एक हमें चीज रहेगी कि हमें इसको हैंडल कैसे करना है, वो यहाँ पे हमें समझ में आना जरूरी है। अब इसने क्या किया है, डायरेक्टली डाटा को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। मीन्स आपकी ये वैल्यू क्या थी, न्यूमेरिकल नहीं थी, सो दैट इज वाई वो डायरेक्टली फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, एनकोडिंग। तो इस टाइप के अगर एरर आपके मॉडल जनरेट करता है तो आपको डायरेक्टली सारे एरर सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज वाई हमने क्या देखा था कि एक साथ पूरा का पूरा कोड लेने से अच्छा है हम स्टेप वाइज मैनर में जाएंगे। सो अगेन हम इस पर्टिकुलर मॉडल को स्टेप वाइज ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया था अब तक,
बॉक्स प्लॉट प्रिंट कर लिया था। अब बॉक्स प्लॉट में हमें देखना था कि जो आउटलायर हमें हैंडल करने हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली आउटलायर हैंडल करने हैं मतलब आप उसको क्लिप कर सकते हो। अब कौन कौन से कॉलम के आउटलायर आपको हैंडल करने हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे और एक कोड हैंडल ऐड करूंगा। नाउ क्लिप द आउटलायर्स फॉर कॉलम। अब कौन कौन से कॉलम आपको लेने हैं, सपोज मुझे लेना है इनकम, देन नेक्स्ट मुझे लेना है लिमिट, एंड थर्ड आई विल टेक एज अ रेटिंग। तो ये तीन इसमें अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आउटलायर प्रेजेंट है, मैं इनको क्लिप करूंगा। सो आई विल जस्ट गिव अ कमांड टू द जेमिनी, तो इनके आउटलायर यहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं। अब ये किस हिसाब से ट्रीट होने चाहिए, अगेन इट्स डिपेंड अप टू अस कि क्वार्टाइल लेंथ तक आपको क्लिप करने हैं या कहाँ तक क्लिप करने हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, वो दोनों इसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ अभी के लिए कि मैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में सारे के सारे वैल्यू को क्लिप कर दूंगा। क्लिप करना मतलब क्या होता है, ये जो आपका लोअर बाउंड या अपर बाउंड यहाँ पे आ चुका है, अगर अपर बाउंड के ऊपर आपकी वैल्यू जा रही है तो वो अपर बाउंड के ऊपर यहाँ पे सेट हो जाएगी। सो आई विल जस्ट रन दिस कमांड। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो, तो मैं अभी के लिए इस कमांड को रन कर लूंगा। अब यहाँ पे क्या देखना है, अगेन क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट। अगेन जनरेट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट और बॉक्स प्लॉट फॉर सेम कॉलम। ये जो हमने लिए थे उसी के लिए हम उसको फिर से प्रिंट करेंगे। सो उसने तीनों के लिए बॉक्स प्लॉट प्रिंट कर दिया है, बट एक ही ग्राफ में किया, इसलिए ये हमें दो जो है वो प्रॉपरली शो नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं सेपरेटली। तो अगेन कोड को रन करो। सो तीनों के इसके लिए उसने तीन सेपरेट बॉक्स प्लॉट कर लिए हैं। अब तीनों में देखो एक भी आउटलायर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब ये आउटलायर हमें सच में हैंडल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इट इज अ डिफरेंट डिबेट। तो ये डिपेंड करता है कि वो आउटलायर आपके डाटा में गलती से आए हैं या वो सच में आपके डाटा का पार्ट है। बट अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे तो इस केस में हमारे पास जो आउटलायर थे, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ आवर डाटा, इट इज नॉट एक्चुअली आउटलायर। आउटलायर कौन से होते हैं नॉर्मली कि जो गलती से आए, बट ये दो जो है इनको हम आउटलायर बोल सकते हैं। तो मुझे इंस्टेड ऑफ रिमूविंग ऑल द आउटलायर्स, मुझे जो एक्सट्रीम आउटलायर है वही अगर मुझे सिर्फ रिमूव करने हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मैंने सारे के सारे आउटलायर रिमूव किए थे, सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग एवरीथिंग, मुझे क्या करना है कि मुझे इसको पूरा रिमूव नहीं करना है, अप टू 99 परसेंटाइल तक ही रिमूव करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्लिप द आउटलायर ऑफ दिस अप टू 99 परसेंटाइल एंड आई विल अगेन प्रेस द एंटर। अब यहां पे देखो कि इंस्टेड उसने Q1 से लेके Q3 के जो हमारे विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स तक क्लिप करने की बजाय अब वो अपर बाउंड में ही सिर्फ परसेंटाइल जहां पे 99 आ रहा है, मींस लास्ट 1% जो आपके आउटलायर है उन्हीं को क्लिप करेगा। अब मुझे इस कोड को पूरा रन करना पड़ेगा फिर से। सो आई विल जस्ट गो टू द रन एंड रन ऑल। अब फिर से हम बॉक्स प्लॉट को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस हिसाब से आ रहे हैं। सो यहां पे देखो अब कुछ आउटलायर्स हमारे पास प्रेजेंट है, बट दोज आर नॉट दैट मच एक्सट्रीम आउटलायर, सो आई विल कीप विथ इट। सो ये आउटलायर मैं अभी रहने दूंगा। सो अगेन इट इज अ इंडिविजुअल्स डिसीजन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो अननेसेसरी कॉलम है, एनकोडिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, जो अननेसेसरी कॉलम है उसको ड्रॉप कर लेंगे। सो अननेसेसरी कॉलम हमारा कौन सा है कि आईडी। सो यहां पे हम लिखेंगे ड्रॉप
अननेसेसरी कॉलम। सो अगेन हम करेंगे ड्रॉप आईडी। सो उसने दिया df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप आईडी, कॉलम वो ड्रॉप कर देगा। ठीक है, हम फिर से चाहे तो डाटा को चेक कर सकते हैं df डॉट हेड से। तो यहां पे हमें डाटा सेट शो कर रहा है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जेंडर, स्टूडेंट्स, मैरिटल स्टेटस एंड इथेनिसिटी, ये आपका क्या है, कैटेगोरिकल डाटा है। बट अगर हमें रिग्रेशन मॉडल फॉर्म करना है देन इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि इस डाटा को आपको कन्वर्ट करना जरूरी है न्यूमेरिकल डाटा में। तो आप न्यूमेरिकल डाटा में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यूजिंग अ एनकोडिंग। अब एनकोडिंग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपका हो गया लेबल एनकोडिंग हो गया, टारगेट एनकोडिंग हो गया, वन हॉट एनकोडिंग हो गया, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसके ऊपर हम बाद में फोकस करेंगे। सबसे पहले अभी इस पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेबल एनकोडिंग करेंगे। सो अगेन एनकोडिंग में आपको जाना है, यहां पे आपको कमांड देनी है कि एनकोड द कॉलम्स, encode the column gender as। अब यहां पे आपको क्या करना है कि सपोज हम फीमेल को कंसिडर करेंगे 0, मेल को कंसिडर करेंगे 1। सो फीमेल एज 0 एंड मेल एज 1। एंड सिमिलरली हमें क्या क्या और एनकोड करना है कि हमें स्टूडेंट्स भी एनकोड करने हैं। सिमिलरली डू द सेम फॉर स्टूडेंट के लिए भी करना है, हमें मैरिड स्टेटस के लिए भी करना है, एंड इथेनिसिटी के लिए भी करना है। तो वो चीजें हम यहां पे लिख के दे देंगे एंड वी विल प्रिंट एंटर। अब इसके पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेनिसिटी में कौन कौन से वैल्यू है वो हमें एक्चुअली में यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। जेंडर में तो पता है सिर्फ मेल फीमेल दिख रहे हैं, स्टूडेंट में यस और नो दिख रहा है, मैरिटल स्टेटस में भी यस और नो दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से मॉडल है और कोई इथेनिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है वो अगर हमें देखनी है तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे और एक ऐड करना है। नाउ यहाँ पे df में लिखना है df डॉट यूनिक। सो इससे आप हर चीज का देख सकते हो, बट हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए। सो कौन से कॉलम का चाहिए वो कॉलम हम डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है इथेनिसिटी एंड इस कमांड को रन करके देखेंगे। रन करने के बाद क्या आया है कि यहाँ पे देखो टोटल 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन एंड द कॉकेशियन, मीन्स दिस आर फॉर द यूरोपियंस। सो ये 3 इसमें है, तो ठीक है हम इसको 3 इसमें इनकोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम जनरेट कमांड के लिए एंटर देंगे। तो उसने क्या क्या किया है देखो कि फीमेल के लिए 0 1, स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट है नो को 0 यस को 1, मैरिटल स्टेटस को नो को 0 यस को 1, एंड इथेनिसिटी में उसने 0 1 एंड 2 इस हिसाब से एनकोडिंग की है। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इसने रन कर लिया है। अब हमें इसको विजुअलाइज भी करना है, तो हम df डॉट हेड में जाके इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। अब यहां पे देखो कि सारी चीजें तो अच्छे से एनकोड हो चुकी है, बट जेंडर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि यहां पे देखो नैन वैल्यू जनरेट हुई है। अब नैन मतलब वहां पे मेल था, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे मेल था, बट यहाँ पे उसने नैन वैल्यू जनरेट की, मीन्स आपके डाटा सेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा सेट फिर से देखना पड़ेगा। तो हम कमांड को फिर से रन कर लेते हैं कि अप टू यहाँ तक मुझे रन करना है। सो मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाऊंगा, आपको रन टाइम पे जाना है, रन बिफोर, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रन ऑल करोगे तो नीचे का भी रन हो जाएगा, रन बिफोर करेंगे हम। सो रन बिफोर में हमने जो कॉलम सिलेक्टेड था उसके पहले के सारे कॉलम्स यहाँ पे रन होने वाले हैं।
और हम हेड को भी रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो डीएफ में अगेन यहाँ पे मेल वैल्यू है, तो ये वैल्यू में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ये अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये वैल्यू देखनी है। सो वो किस में प्रेजेंट है, डीएफ के जेंडर में प्रेजेंट है, डीएफ जेंडर में। अब यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, 0th वैल्यू पे प्रेजेंट है रो में, तो वो वैल्यू हम चेक करेंगे क्या है। अब यहाँ पे देखो आपका इन्वर्टेड कॉमा उसके बाद स्पेस आ रहा है और उसके बाद मेल लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है। आपने एनकोडिंग करते वक्त क्या किया था, डायरेक्टली मेल को किया था, बट वहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है, तो हम उसके साथ उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब फिर से हम इसको रन करके देखते हैं और हेड को भी रन करेंगे। अब यहाँ पे देखो जेंडर को भी उसने प्रॉपरली एनकोड कर लिया है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपके डाटा सेट में आ सकते हैं जिसको हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके पूरे मॉडल में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो ऐसे n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन अ एक्चुअल डाटा सेट। तो वो हमने सिर्फ एक स्मॉल प्रॉब्लम यहाँ पे देखा। अब हमें क्या करना है, हमने इसको प्रेजेंट कर लिया, अब इसके बीच में कोरिलेशन देखना है। कोरिलेशन हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक कोरिलेशन देख सकते हैं, एक पेयर प्लॉट देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दैट इज अ कोरिलेशन। सो प्लॉट कोरिलेशन एंड एंटर करेंगे, तो उसने यहाँ पे कोड हमें दे दिया है। सो यहाँ पे आपको एक हीट मैप आपका आ चुका है। हमारा टारगेट वेरिएबल कौन सा है, बैलेंस है। अब बैलेंस में आपको क्या क्या देखना है कि सबसे ज्यादा क्या, लिमिट एंड रेटिंग, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है आपके बैलेंस के ऊपर। ये हमें इससे समझ में आता है। सबसे कम क्या कर रहा है, अगर हम कोई बात करेंगे यहाँ पे देखो एज कोई भी मैटर नहीं कर रहा। सो एज का रिलेशन ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। तो ये हमारा एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ जाता है। और एक चीज हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट अ पेयर प्लॉट। सो प्लॉट पेयर प्लॉट, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ईच वेरिएबल का किस हिसाब से रिलेशन आ रहा है हमारे बैलेंस के साथ, वो हमें यहाँ पे समझ में आ सकता है। मीन्स आपका डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक कॉलम का, वो हम इस पर्टिकुलर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब उसने यहाँ पे ये ग्राफ आपको प्लॉट कर दिया है। हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर टारगेट वेरिएबल कौन सा है, बैलेंस। तो बैलेंस को हम देखेंगे कि इनकम कुछ हद तक आपका मायने कर रहा है, लिमिट का ज्यादा रिलेशन है, रेटिंग का ज्यादा रिलेशन है, कार्ड्स का कुछ हद तक कम है, एज का बहुत कम है, एजुकेशन का भी कम है। सो ये हमें इस पर्टिकुलर प्लॉट से समझ में आता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें आपके आंसर्स लाने के लिए अब सेपरेशन करना है। कौन सा, टारगेट वेरिएबल जो है हमारा बैलेंस, उसको हम सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहां पे जनरेट हम लिखेंगे कंसीडर द बैलेंस एज टारगेट वेरिएबल। सो एक्स हमारा टारगेट, एक्स क्या रहेगा आपका, फीचर्स रहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल विच वी हैव डिवाइडेड इट एज अ डीएफ बैलेंस। तो इसको रन करेंगे। अब हमारे फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन करना है। बट अब आपको कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो आपको यहाँ पे डाला हुआ है प्रीवियस इसमें, दैट इज अ अजम्पशन। सो अजम्पशन हमारे कौन कौन से होते हैं लीनियर रिग्रेशन में। फर्स्ट होता है अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी, सेकंड आपका होता है नो मल्टी कोलिनियरिटी, देन द नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल, देन आपका होता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी एंड नो ऑटो कोरिलेशन। तो ये सारे अजम्पशन जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तब देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो है दैट इज द अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। तो यहाँ पे हमने जो डाटा प्लॉट किया है, अब भले ही हर एक पैरामीटर आपका लीनियर ना हो, बट आपका लास्ट जो पैरामीटर हो रहा है वो एज कंपेयर टू एवरी पैरामीटर कि एज अ कॉम्बिनेशन वो लीनियर होना जरूरी है। तो
इस पर्टिकुलर केस से हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट वे क्या है विजुअलाइज करने का, कि आप मॉडल को रन करो। अगर ये आपको चेक करना है तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, टू चेक, इसके चेक करने के क्या पैरामीटर है कि अगर आपका जो R2 स्कोर आता है, अगर ये R2 स्कोर हाई है, तब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अवर अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी इज देयर, इट इज सेटिस्फाइंग इट। अगर आपका R2 स्कोर बहुत कम आ रहा है, तब आपका क्या कंक्लूजन हो सकता है कि अवर अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी इज नॉट सेटिस्फाइंग। ये और एक चीज के ऊपर कंसिडर होता है, दैट इज अ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अगर ये भी इस पर्टिकुलर इसमें प्रेजेंट है, तब भी हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि देयर इज अ assumption of linearity is not satisfying। सो ये आपका एक मेन पैरामीटर होता है। अगर आपका R2 स्कोर अच्छा आ रहा है, तब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि assumption of linearity is there and it is satisfying। तो ये जब हम R2 स्कोर जब चेक करेंगे तब आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, कि नो मल्टीकोलिनियरिटी यहाँ पे है क्या। मल्टीकोलिनियरिटी मतलब क्या होता है कि आपका एक फीचर दूसरे फीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यूजिंग अ VIF स्कोर। VIF स्कोर का मीनिंग क्या होता है, वेरिएंस इन्फ्लुएंशन फैक्टर। तो सबसे पहले मल्टीकोलिनियरिटी, मल्टीकोलिनियरिटी मतलब अगर आपका कोई एक फीचर आप कंसिडर कर रहे हो सच एज फीचर 1, if it is function of any other features such as F2, F3, etc. अगर ऐसा है, then we can say that there is multicollinearity। तो ये हमें चेक करना है। अब ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज एक डाटा सेट अवेलेबल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो डाटा सेट अवेलेबल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ DIF, दिस इज द डाटा सेट DF, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें क्या है कि अप टू बैलेंस ये सारे आपके फीचर्स हो गए। बैलेंस क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बैलेंस को अभी छोड़ दो, जो हमारे पास x अवेलेबल है, सपोज हम x को प्रिंट कर लेते हैं, x डॉट हेड। ये क्या है, ये सारे आपके फीचर्स है। सपोज दिस इज फीचर F1, F2, F3, F4, अप टू हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। बट अगर इसमें से हमें क्या चेक करना है कि कोई भी एक फीचर, वेदर दिस पर्टिकुलर फीचर इज अ फंक्शन ऑफ ऑल अदर फीचर्स, मीन्स अगर आपके पास बाकी सारे फीचर्स है, उससे आप F1 कैलकुलेट कर सकते हो क्या। मीन्स अगर आपने एक डाटा सेट कंसिडर कर लिया, दिस इज योर डाटा सेट, सो दिस इज F1, सपोज F2 से कंसिडर करते हैं, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 एंड F10। अगर हम F1 को एज अ टारगेट फीचर कंसिडर करते हैं और अगर हम इसमें लीनियर रिग्रेशन रन करते हैं, सो सपोज इफ वी रन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो हमें क्या मिलेगा, एक R2 स्कोर मिलेगा। इफ दिस R2 स्कोर इज हाई, अगर ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन करने के बाद अगर हमें R2 स्कोर हाई मिलता है, उसका मीनिंग क्या रहेगा कि यूजिंग दिस ऑल दिस फीचर हम F1 को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारा F1 इंडिपेंडेंट पैरामीटर इस केस में नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इट कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड यूजिंग दिस फीचर्स। तो ये हमारा F1 पैरामीटर हमारा इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं रहा, ये डिपेंडेंट है इन सब के ऊपर। मीन्स देयर इज अ मल्टीकोलिनियरिटी।
तो आपको ये चेक करना है। बट कैसे हम कहेंगे कि दिस R2 स्कोर इज वेरी हाई और नॉट? It is been done with the help of a VIF score. VIF scores stands for the variance inflation factor. तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? This we can check using a formula. VIF J is equal to 1 upon 1 minus R2 score. तो जब अगर हमने इस पैरामीटर के लिए चेक किया है तो उसका VIF स्कोर क्या आता है वो हम चेक करेंगे। अब एज्यूम करो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए कि अगर आपका R2 स्कोर 1 आया है, ये अगर हम एज्यूम करते हैं कि आपका R2 स्कोर 1 है, मींस ये कंप्लीटली आपको प्रेडिक्ट करके दे रहा है F1 की वैल्यू। मींस दिस इज कंप्लीटली अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो इन सब के ऊपर दिस इज अ डिपेंडेंट पैरामीटर जो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, तभी आपका R2 स्कोर जो है वो 1 आ सकता है। तो अगर ये 1 आएगा तो यहां पे क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1, सो दिस वैल्यू विल बिकम इंफिनिटी। तो अगर आपका VIF स्कोर इंफिनिटी या फिर वेरी लार्ज वैल्यू अगर होता है और very large, then we can conclude that there is a multicollinearity. अगर आप एज्यूम करो कि ये आपका R2 स्कोर 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है तो क्या होगा? इफ इट इज अ 0, दिस इज फॉर R2 इज इक्वल टू 1, एंड अगर R2 हमारा 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस 0 विल बी 1। मीन्स इसका कंक्लूजन क्या होगा? नो मल्टीकोलिनियरिटी। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि इज देयर अ मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट और नॉट। तो ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आपका स्कोर ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली इंफिनिटी रहेगा या कंप्लीटली 1 रहेगा। सो नॉर्मली एक थंब रूल है इसका, हम एग्जैक्टली रूल नहीं बोल सकते, बट देयर इज अ थंब रूल कि अगर आपकी इफ VIF स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीन्स हाई मल्टीकोलिनियरिटी। अगर आपका VIF स्कोर जो है वो लेस देन 5 है तब लो मल्टीकोलिनियरिटी। एंड अगर इन बिटवीन आता है दैट इफ VIF स्कोर इज greater than 5 but less than 10, there is some multicollinearity. So यहां पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका VIF स्कोर 10 से ज्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको इसको रिमूव करना जरूरी है, इसको रिमूव करना ही चाहिए। अगर हमारा VIF स्कोर 5 से कम आ रहा है, वी कैन एक्सेप्ट इज, एंड दिस इज योर डिसीजन कि अगर इसके बीच में है तो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हो कि उसको रखना है या नहीं रखना है। आपको ओवरऑल रिजल्ट से क्या समझ में आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट मीन्स अगर वो 9 और 8 के आसपास जा रहा है यू कैन थिंक ऑफ रिमूविंग इट, अगर वो 6 या 7 के आसपास जा रहा है यू कैन कंसिडर टू कीप इट। सो इस हिसाब से आप VIF स्कोर जो है वो लिख सकते हो। अब ये VIF स्कोर हम रिग्रेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो अगर हमें VIF स्कोर कैलकुलेट करना है तो VIF स्कोर हम स्टैट मॉडल से लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करके हम VIF स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेट VIF स्कोर यूजिंग स्टैट्स मॉडल और एंटर करेंगे। सो उसने हमें यहां पे एक फंक्शन दे दिया है, वो क्या कर रहा है, फ्रॉम स्टैट मॉडल्स स्टैट डॉट आउटलायर इन्फ्लुएंस
इंपोर्ट वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। ये उसने इंपोर्ट किया है, किसके ऊपर कर रहा है कि VIF डाटा इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम। अब PD डॉट डाटा फ्रेम VIF डाटा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे वो X कॉलम एंड VIF एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब लिख रहा है, बट हमारे पास डाटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। डाटा सेट हमारा किस फॉर्म में अवेलेबल है? X फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली VIF कॉलम इज इक्वल टू, हम VIF डाटा को डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं अवर X वैल्यू, देन VIF फीचर्स इज इक्वल टू X डॉट कॉलम, सो दैट इज ओके। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे। तो ये हमने रन कर लिया है। तो जब हमने यहां पे रन किया है, अब आप VIF स्कोर देख सकते हो। इनकम के लिए कितना आ रहा है? 7। लिमिट के लिए इट इज वेरी हाई वैल्यू। रेटिंग के लिए अगेन इट इज अ टू हाई वैल्यू, 1200 एंड समथिंग। मीन्स दिस आर द डेफिनेटली कोलिनियर फीचर, मीन्स एक से दूसरे आपके फीचर जो है वो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है तो दोनों हमें साथ में एलिमिनेट नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? बिकॉज लिमिट यूज करके हमारा रेटिंग का VIF फैक्टर कैलकुलेट हुआ है और रेटिंग यूज करके हमारा लिमिट का VIF फैक्टर कैलकुलेट हुआ है। तो दोनों अगर हम साथ में एलिमिनेट करेंगे इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट करेंगे। सो वी विल राइट इट ड्रॉप रेटिंग कॉलम फ्रॉम X। इसको हम जनरेट करेंगे। सो वो X को ड्रॉप कर देगा। X को ड्रॉप करने के बाद उसने यहां पे DF दे दिया है। फिर से हम सेम कॉलम जो है वो रन करेंगे। अब यहां पे देखो कि जब आपका वो फीचर निकल गया है, अब लिमिट का देखो, लिमिट का VIF स्कोर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, बट फिर भी अभी ये 10 के ऊपर है। एजुकेशन भी हमारा 10 के ऊपर है। तो अगेन आई विल डिसाइड कि मुझे लिमिट भी ड्रॉप करना है। सो आई विल अगेन गो एंड ड्रॉप द X। सो अगेन जनरेट ड्रॉप लिमिट फ्रॉम X। ओके, सो उसने बहुत सारा कोड यहाँ पे दे दिया है। हम यहाँ पे सेम कोड ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें लिमिट को ड्रॉप करना है। तो हम लिमिट को यहां से ड्रॉप करेंगे। एंड वी विल रन इट। सो हमने लिमिट भी ड्रॉप कर लिया है। लिमिट ड्रॉप करने के बाद अगेन वी विल रन दिस कोड। सेम कोड मैंने यहां पे पेस्ट कर लिया है एंड आई विल अगेन चेक इट। अब यहां पे देखो आपका VIF स्कोर, फिर भी अभी एजुकेशन का VIF स्कोर हाई आ रहा है, 10 से ऊपर आ रहा है। सो आई विल ड्रॉप एजुकेशन ऑल्सो। सो एजुकेशन ड्रॉप करने के लिए अगेन इसी कोड में हम चेंजेस करेंगे एंड वी विल ड्रॉप द एजुकेशन। सो आपको यहाँ पे 1 by 1 जाना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आप सारे के सारे कॉलम्स ड्रॉप नहीं कर सकते। So I will just copy education from over here and I will paste it here. एंड फिर से इसका VIF स्कोर जो है वो कैलकुलेट करेंगे।
अब यहाँ पे देखो बहुत सारे, यहाँ पे प्रीवियसली कौन सा आ रहा था और एक VIF स्कोर हाई आ रहा था एज का। सो यहाँ पे एज का VIF स्कोर भी ड्रॉप हो चुका है। नाउ इट इज एन 6। नाउ आई विल डिसाइड कि नो, इट इज 6 इज नॉट टू हाई, आई विल कीप दैट पर्टिकुलर फीचर इन माई डाटा सेट। सो अब हमारा जो VIF स्कोर है वो रिड्यूस हो चुका है। सो वी कैन नाउ से दैट दिस अजम्पशन of multicollinearity is been under control. Now we can go for calculating our regression. So ये चीज हमारी निकल चुकी है। अब ये नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल, हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, ये सारी वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास R2 स्कोर होना जरूरी है, हमें प्रेडिक्शन निकालने ऑलरेडी जरूरी है, तभी हम एरर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम बाद में देखेंगे कि रेसिडुअल वगैरह चेक करना। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक मॉडल जनरेट करेंगे। अब जब मॉडल जनरेट हम करने वाले हैं तो उससे पहले हमें क्या करना जरूरी है, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये आपका क्यों जरूरी है कि यहाँ पे देखो हमारी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, उसके बाद डाटा को स्प्लिट करना है, मॉडल सिलेक्शन करना है। बट अगर हम इसके ऊपर रिग्रेशन मॉडल जनरेट करते हैं, आई विल डू इट फॉर वन पर्टिकुलर शोइंग यू हाउ इट इम्पैक्ट। सो आई विल जस्ट राइट क्रिएट रिग्रेशन मॉडल। तो अगर इसके ऊपर डायरेक्टली रिग्रेशन मॉडल किया, अब इन्होंने यहाँ पे स्केलिंग की हुई है, अगर आप स्केलिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है वो हमें चेक करना है। सो आई विल जस्ट रिमूव इट। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं। अब रन करने के बाद यहां पे देखो हमारा R स्क्वायर कितना आया है, 0.05, विच इज टू लो। ये एक हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है। और एक हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इस पर्टिकुलर डाटा सेट के ऊपर अगर कोएफिशिएंट हम चेक करते हैं, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे देखो आपके बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है उनकी आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू इस पर्टिकुलर पैरामीटर की आ रही है। सो वो क्या मीन करेगा कि ये पैरामीटर सबसे ज्यादा है। तो वो कौन सा पैरामीटर है, तो मैं इस कमांड को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं, प्रिंट कोएफिशिएंट इन एसोसिएशन विथ कॉलम नेम। सो यहाँ पे वो उसका कॉलम नेम भी प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पे देखो आपका वेदर समवन इज स्टूडेंट और नॉट, वो सबसे ज्यादा आपको उसकी वैल्यू है ये शो कर रहा है, मीन्स ऑल अदर थिंग्स आर निग्लिजिबल। तो इस वजह से क्या आता है कि नॉर्मली ये चीज इसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए थी क्या, कि अगर आप एक परसेप्शन निकालते हो कि किसका बैलेंस ज्यादा है, नॉर्मली वो किस चीजों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, इनकम के ऊपर ज्यादा डिपेंड होना चाहिए। बट नहीं, ये इस केस में क्या दिखा रहा है कि स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। तो इस ये क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो परफॉर्म नहीं किया है। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज शोइंग अस अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सो दैट इज वाई हमें नॉर्मलाइजेशन जो करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ वी विल डू द नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पे भी आपके दो ऑप्शन है कि आपको नॉर्मलाइजेशन करना है या स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने एक चीज लिखी हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन कब करते हैं हम, कि इट प्रिजर्व्स द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन बट इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर। अब हमारे डाटा में कुछ आउटलायर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट में देखा था, हमने सारे के सारे आउटलायर जो है वो रिमूव नहीं किए हैं। तो हमारे डाटा में कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट है। तो उस केस में विच इज द बेटर सोल्यूशन, दैट इज अ स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है कि इट इज रोबस्ट टू आउटलायर। सो हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज करेंगे।
सो गिव द इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पे हम जनरेट कमांड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि परफॉर्म अ स्टैंडर्ड स्केलर। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि हमें स्टैंडर्ड स्केलर जो करना है वो स्टैंडर्ड स्केलर, यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ क्रिएट अ स्टैंडर्ड स्केलर। अब यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, आपका जो पूरा x डाटा है उस x डाटा को फिट ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिट ट्रांसफॉर्म मतलब आपके पास जितने भी वैल्यू है उन सारे के सारे वैल्यू के ऊपर वो आपका स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करता है। सो स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करता है मतलब क्या करता है, इट ट्रांसफॉर्म द डाटा विच हैज अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। अब यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करता है। अब मीन कैलकुलेट करते वक्त जब उसने पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे लिया हुआ है, सो उस केस में क्या हो जाता है कि आपका डाटा हमें स्प्लिट करना है एक्चुअली, किसमें, एक्स ट्रेन में एंड एक्स टेस्ट में। बट आपने पहले ही स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लीमेंट कर लिया है पूरे एक्स डाटा के ऊपर। तो जब आप पूरे एक्स डाटा के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करते हो तब टेस्ट में आपका जो डाटा है उसमें से वैल्यू जो है वो जब स्टैंडर्डाइजेशन आप परफॉर्म करते हो उस वक्त इस डाटा के कुछ वैल्यू आपके मॉडल को ऑलरेडी नोन हो चुके हैं। तो ये जो चीज होती है इसको बोला जाता है डाटा लीक। इसको बोला जाता है डाटा लीकेज। मींस आपका जो टेस्टिंग का डाटा है उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके ट्रेनिंग के मॉडल को है, तो ये हमें अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो दैट इज वाई हमें क्या करना है कि आप इसको करते वक्त सबसे पहले ये चीज अभी इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप ये बाद में करोगे जब आपने एक्सट्रेन और एक्सटेट को इंडिविजुअली स्प्लिट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हम पहले परफॉर्म करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी है, डाटा स्प्लिटिंग। तो ये चीज हम पहले कर लेंगे। सो इसके बिफोर हम यहां पे ऐड करेंगे डाटा स्प्लिटिंग और यहां पे हम कोड लिखेंगे स्प्लिटर डाटा। डायरेक्टली हम जनरेट करने के लिए बोलेंगे जेमिनी मॉडल को स्प्लिट डाटा इन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ओके, अब यहां पे वो क्या कर रहा है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट इसमें स्प्लिट कर रहा है, वो सबका शेप भी यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो 320 आर इन टेस्टिंग एंड 80 आर 320 आर इन ट्रेनिंग एंड 80 आर इन टेस्टिंग। तो हमारा 400 का डाटा 80-20 के फॉर्म में स्प्लिट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे 0.2 हमने टेस्ट साइज रखी हुई है, मीन्स 20% डाटा हमारा टेस्टिंग रहेगा। अब ये हमने स्प्लिट कर लिया है। अब इस स्प्लिटेड डाटा को हम बताएंगे कि नाउ अब आपको स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना है। तो ये कमांड हम फिर से रन करेंगे। अब रन करते वक्त यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उसने जो स्टैंडर्ड स्केलर उसने इंपोर्ट किया मॉडल, उसके ऊपर उसने फिट किसके ऊपर किया है, सिर्फ एक्सट्रेन डाटा के ऊपर। मीन्स पूरा का पूरा जो फिट ट्रांसफॉर्म आपका ऑप्शन हुआ है वो सिर्फ आपका ट्रेनिंग डाटा के ऊपर परफॉर्म हुआ है और उसके बाद उसने ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया एंड टेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया। मीन्स आपकी स्केलिंग जो हुई है वो सिर्फ ट्रेनिंग डाटा के ऊपर हुई है एंड सेम थिंग उसने टेस्टिंग के ऊपर अप्लाई की है। सो इससे आपका क्या होता है, डाटा लीकेज जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। सो विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन अ मशीन लर्निंग। सो हम इसको रन करेंगे। अब इसको रन करने के बाद अभी हमें मॉडल यूज करना है। मॉडल हम कौन सा यूज करने वाले हैं, स्टैट मॉडल। स्टैट मॉडल का जो मॉडल होता है दैट इज अ ओएलएस मॉडल, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो अभी हम
ओएलएस मॉडल जो है वो इंपोर्ट करने वाले। ओएलएस मॉडल मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, एंड वो स्टैट मॉडल की तरफ से दिया जाता है। सो वी कैन जस्ट गूगल इट, ओएलएस स्टैट मॉडल्स। सो यहाँ पे आप उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर सकते हो कि वो उसका सिंटैक्स क्या होता है एक्सेट्रा। बट एज वी आर यूजिंग एलएलएम, हमें अभी सिंटैक्स के बारे में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जनरेट कमांड के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे लिखना है यूज ओएलएस मॉडल फॉर लीनियर रिग्रेशन। इसने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि ओएलएस मॉडल उसने यहाँ पे इंपोर्ट किया है एज अ एसएम। देन यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्यों ऐड कर रहा है, बिकॉज हम जब भी लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल में हमारे क्या होते हैं, y इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू, अगर mx प्लस सी इस हिसाब से हो सकता है, या फिर y इज इक्वल टू w ट्रांसपोज x प्लस w0। तो यहाँ पे आपके w ट्रांसपोज वो नॉर्मली क्या होने वाला है, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस डॉट 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 एंड प्लस लास्ट में w0। तो ये जो w0 होता है, दैट w0 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। तो जब हम OLS मॉडल यूज करते हैं तो उस OLS मॉडल में वहां पे W0 नहीं होता है। सो दैट इज वाई हम एक कांस्टेंट जो होता है वो हम उसमें ऐड करते हैं हमारे इक्वेशन में, सो दैट वो उसको ट्रेन कर सके। सो दैट इज वाई हम एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट स्केल डाटा में हम एक कांस्टेंट जो है वो ऐड कर रहे हैं। वो करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे मॉडल लिया है, अब इस मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। सो मॉडल हमने लीनियर रिग्रेशन सेट किया है। लीनियर रिग्रेशन में जो हमने स्टेप्स देखे थे, सो हमारे स्टेप्स में क्या है, वी हैव सिलेक्टेड द मॉडल एज अ लीनियर रिग्रेशन। अब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो ट्रेन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, OLS sm.ols फिट में हम सबसे पहले y ट्रेन देते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स हमारा जो हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल देखा था फ्रॉम sklearn, वहां पे पहले x ट्रेन आता है, उसके बाद y ट्रेन आता है। यहाँ पे हमारा सिंटैक्स थोड़ा सा रिवर्स है, पहले y ट्रेन आएगा, कॉमा देने के बाद x ट्रेन डॉट फिट। तो यहाँ पे आपका मॉडल ट्रेन होगा और वो वेट्स जो है वो फाइंड आउट करेगा, एंड ये वेट फाइंड आउट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर वेट को प्रिंट करेंगे। सो हम इसको अभी रन करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर वैल्यू हमारी 0.3 आई है, विच इज वेरी लेस, कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखो कि OLS मॉडल ने जो आपको कोएफिशिएंट दिए हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, आपका मॉडल जो है वो एक वेल तरीके से वो यहाँ पे प्रिंट करता है। वो आर स्क्वायर कैलकुलेट करके देता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर देता है, एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है वो भी देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है वो भी उसने यहाँ पे दी हुई है। सो बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में वो आपको शो करता है, कौन से कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं। तो स्टैट्स मॉडल हम जो sklearn से हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज किया था, उससे ये यूज करने के एडवांटेजेस क्या है कि ये समरी बहुत अच्छे से प्रिंट करके देता है, तो वो चीज हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है सेपरेटली। सो दैट इज व्हाई आपका स्टैट्स मॉडल का जो OLS फंक्शन है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बट अब यहाँ पे आप पहले एक चीज देखो कि इसने मॉडल का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर दिया है। तो इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है कि हमने बहुत सारे पैरामीटर जो है वो रिमूव किए थे ड्यू टू द VIF फैक्टर। अब आप यहाँ पे चेक करो, VIF स्कोर यहाँ पे बहुत ज्यादा आया था, विच इज 1000। सो इट मेक्स मोर सेंस दैट वी शुड रिमूव द रेटिंग। तो हमने यहाँ पे रेटिंग को ड्रॉप किया था। उसके बाद हमने फिर से VIF स्कोर यूज किया था। VIF कितना आया था, 12 आया था लिमिट का। अब आप ये एज्यूम करो कि हम सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। हमने बैलेंस को अगर यहाँ पे देखेंगे कि रेटिंग आपके बैलेंस में बहुत ज्यादा लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है, लिमिट भी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो एक रिमूव करना, अब ये क्यों बेनिफिशियल है, हम और ऊपर जाते हैं। अब यहां पे देखो कि रेटिंग एंड
यहाँ पे है आपका लिमिट, यहाँ पे आपका है रेटिंग। तो ये ग्राफ आपका है रेटिंग वर्सेस लिमिट का। तो यहाँ पे आप देखो कंप्लीट लीनियर रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली सीन हो रही है। मीन्स वी कैन 100% श्योर दैट दिस इज अ मल्टीकोलिनियरिटी। बट अगर बाकी के टर्म हम कंसिडर करेंगे तो इतनी ज्यादा कंप्लीट रिलेशनशिप कहीं पे भी शो नहीं हो रही। सो बाकी सारे टर्म्स रिमूव करने की सच में जरूरत है या नहीं है, वो डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने लिमिट वगैरह भी रिमूव किया है तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमें लिमिट सपोज रिमूव नहीं करना है, 12 तक जो आपका VIF स्कोर आ रहा है हम उसको अगर रहने देते हैं। सो यहाँ पे हमने ड्रॉप किया था, दैट इज अ लिमिट, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। देन हमने और फिर से VIF स्कोर कैलकुलेट किया था, उसके बाद फिर से एजुकेशन ड्रॉप किया था। एजुकेशन भी अगर हम ड्रॉप नहीं करते हैं, और सिर्फ हमने अभी क्या ड्रॉप किया है कि जो रेटिंग आई थी उस रेटिंग को ड्रॉप किया है। तो यहां तक मैं मॉडल को फिर से रन करूंगा, रन ऑल मॉडल ही कर लेता हूं। तो हमें डायरेक्टली हमारा जो VIF स्कोर है अपडेटेड, जो हमारा स्कोर आ रहा था R2 स्कोर R², वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन दो इट इज अ थंब रूल दैट वी शुड रिमूव एवरी कॉलम अबाउट 10, बट एज पर द स्कोर हमें ये डिसीजन लेना जरूरी है कि कौन कौन से पैरामीटर सच में रिमूव करना जरूरी है, कौन से पैरामीटर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ये हमें फिर से एनालाइज करना बहुत जरूरी है ताकि हम चेक कर सके कि वो सच में पैरामीटर मल्टीकोलिनियर है या नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो 0.3 थी वो 0.94 हो गई है। मीन्स नाउ इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो पैरामीटर है X2 पैरामीटर जो हमारा लिमिट का था वो सबसे ज्यादा रिलेटेड था, और वही हमने ड्रॉप किया था। दैट इज वाई आवर R2 स्कोर हैज ड्रॉप्ड वेरी मच। तो ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका R2 स्कोर से अगर 1000 के ऊपर जो वैल्यू जा रही है दैट इज डेफिनेटली कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, जो हमें ग्राफ से भी शो हो रही थी। तो अब हमें टेस्टिंग की एक्यूरेसी प्रिंट करनी है। सो टेस्टिंग के लिए हमने ये रिमूव किया था। Y प्रेडिक्शन हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, एंड Y प्रेडिक्शन कैलकुलेट करने के बाद वी कैन आस्क हिम टू जनरेट क्रिएट अ R2 स्कोर फॉर टेस्टिंग। सो इसने sklearn से R2 स्कोर मॉडल इंपोर्ट कर लिया है, और टेस्टिंग की भी आप एक्यूरेसी देख सकते हो। हमने Y टेस्ट एंड Y प्रेडिक्शन के बारे में लिखा है। Y प्रेडिक्शन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। सो Y प्रेडिक्शन हमारा R2 स्कोर कितना आ रहा है 0.94। ट्रेनिंग में हमारा कितना था 0.947 था, यहाँ पे 945। स्लाइड ड्रॉप है बट इट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है तब हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे ओवरफिटिंग हुई है। ओवरफिटिंग सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने R2 स्कोर भी चेक कर लिया है। तो हमारे R² वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे जो अजम्पशंस थे कि अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी, हमारा R2 स्क्वायर जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट 0.94 आ रहा है। मीन्स हमारा अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी जो है वो ऑलरेडी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। सो वी कैन वेरीफाई दिस दैट इट इज वर्किंग प्रॉपरली। सेकंड हमारा क्या है मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी हमने VIF स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और VIF स्कोर जो कैलकुलेट किया था उससे हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया है कि वहाँ पे हमारी मल्टीकोलिनियरिटी अभी प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट थी वो हमने एलिमिनेट कर ली, जो हमारा रेटिंग और लिमिट के बीच में मल्टीकोलिनियरिटी थी वो हमने रिमूव कर ली। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल है या नहीं। सो नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एरर।
तो वो हम चेक करेंगे। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जनरेट कर रहा है तब हमारी वहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप कर्व में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और एरर है। तो जो कर्व शो कर रहा है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, वहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे कुछ डेविएशन है बट वो बहुत स्लाइट है, बट हमारा एरर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल आ रहा है। सो वी आर हैविंग अ नॉर्मेलिटी ऑफ अ रेसिडुअल। तो ये भी हमारा करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी। हेटेरोस्केडास्टिसिटी हम कैसे चेक करते हैं कि हमें प्लॉट करने होंगे एरर। सो वी विल जस्ट प्लॉट इट, प्लॉट एरर विथ वाई। सो हमें कौन से इस पे करने हैं, स्कैटर प्लॉट हमें चाहिए। सो प्लॉट स्कैटर प्लॉट फॉर एरर वर्सेस y, और हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। सो यहाँ पे उसने प्लॉट करने के लिए हमें कोड दे दिया है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी कब रहेगी कि जब आपका एरर इनिशियली बहुत कम है और वो लीनियरली बढ़ते जा रहा है दोनों डायरेक्शन में, या फिर कम होते जा रहा है दोनों डायरेक्शन में, देन वी कैन से इट एज अ हेटेरोस्केडास्टिसिटी। अब यहाँ पे कुछ एरर आपके नीचे के साइड में जा रहे हैं, कुछ अपर साइड में जा रहे हैं। अब बेसिकली ये क्यों फॉर्म हो रहा है, इट इज सम काइंड ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी बट नॉट टोटली। बट ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल आउटलायर यहाँ पे प्रेजेंट है एंड फ्यू आउटलायर आर प्रेजेंट ओवर हियर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके एरर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मीन्स आप इसको और ज्यादा ट्राई कर सकते हो कि ये आउटलायर जो है वो रिमूव करके आप और बेटर फिट यहाँ पे ला सकते हो। सो दिस वन थिंग इज पॉसिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट, बट डेफिनेटली देयर इज नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी इज नॉट प्रेजेंट। तो वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एंड लास्ट क्या होता है आपका, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन भी आपका इसी ग्राफ से आइडेंटिफाई होता है कि अगर यहाँ पे आपको कोई लिनियरिटी विद सीजनलिटी अगर यहाँ पे आपकी शो होती है, बेसिकली यहाँ पे टाइम के साथ प्लॉट करने की जरूरत है, बट हमारे पास उस हिसाब से डाटा अवेलेबल नहीं है दैट वी कैन प्लॉट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वो भी हमारे यहाँ पे नहीं है एंड अवर मॉडल इज परफॉर्मिंग बेटर। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा आवर अजम्पशन आर सेटिस्फाइंग एंड वी कैन यूज इट। और हमने यहाँ पे यूज किया है स्टैट मॉडल का OLS मॉडल, एंड ये आपका जो आपका sklearn का रिग्रेशन मॉडल है उससे अच्छा आपको एक विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, डाटा आपको एक वेल टेबुलर फॉर्म में देता है। सो दैट इज व्हाई आपके sklearn के लीनियर रिग्रेशन मॉडल से भी ये यहाँ पे आपको बेटर विजुअलाइजेशन देता है ऑफ योर रिजल्ट। वो आपका R² एडजस्टेड R², एफ स्टैटिस्टिक्स, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके देता है। सो इट इज अ बेटर सुटेबल मॉडल। हमें एक चीज देखना बाकी है कि कौन से पैरामीटर कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो उसके लिए अगेन हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आपको x1, x2, x3 के फॉर्म में तो यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका जो x2 पैरामीटर है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है और उसके बाद x7 पैरामीटर। तो हम इसको प्लॉट करेंगे कि प्लॉट द कोएफिशिएंट प्रिंट coefficient along with respective column names from X, और इसको जनरेट करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है, आपका x2 क्या है, लिमिट। सो आपका लिमिट जो है वो सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस कर रहा है आपके टोटल जो हमें प्रेडिक्ट करना था ऑब्जेक्टिव में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि हमें बैलेंस प्रेडिक्ट करना था, एवरेज बैलेंस। सो सबसे ज्यादा जो फैक्टर आपका इंफ्लुएंस कर रहा है वो है आपका लिमिट। सेकंड आपका क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, वेदर ही इज अ स्टूडेंट्स। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसके पास खर्चे कम है और बैलेंस उसका ज्यादा रहता है। अगर हम जेंडर प्रेडिक्ट करें सो
मेल के लिए हमारा 1 था, फीमेल के लिए 0 था. सो अगेन वी कैन से दैट मेल हैव अ more saving into their particular account. And also there is a married, so in case of a married there is 0 for unmarried and 1 for married. अब लास्ट जो आपका कॉलम है दैट इज अ इथेनिसिटी. यहाँ पे कोरिलेशन 0.3 है, मीन्स वो बहुत कम इंपैक्ट कर रहा है. अब इथेनिसिटी में देखो कि यहाँ पे -4 आ रहा है. अब इथेनिसिटी में हमने 0, 1, 2, 3 में 0, 1 एंड 2 में उसका लेबलिंग किया है. बट आई कैन से दैट कि ऐसा तो नहीं है कि जिसकी 0 लेबलिंग की है वो कम कर सकते हैं, 2 ज्यादा करता है. सो ये एक लीनियर रिलेशनशिप हो गई 0, 1, 2 में. बट इट इज नॉट द बेस्ट थिंग. तो इसके लिए हमें लेबल एनकोडिंग डिटेल में स्टडी करना जरूरी है. तो वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन डू अ डिफरेंट एनकोडिंग. सो अभी के लिए हमें इतना समझना इफिशियंट है कि हमारा जो लिमिट है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे बैलेंस के ऊपर. एंड सेकंड थिंग इज अ स्टूडेंट. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर. जो आपका फर्स्ट है इनकम, वो निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है. सो निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है मतलब जितना ज्यादा आपका इनकम रहेगा उतना कम आपका बैलेंस रहने वाला है, ये इससे शो हो रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो थैंक यू एवरीवन.